हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई और तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो है आपकी पार्ट 10 ऑन योर IBPS PO इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये है आपका फाइनल चैप्टर। यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको वो तमाम चीज़ें जो कि आपके नो ईयर एम्प्लॉयर से रिलेट होंगी, कुछ सो कॉल्ड बैंकिंग अवेयरनेस या फिर वो चीज़ें जो कि आपके बैंकिंग इंटरव्यूज़ में बहुत हद तक रिलेवेंट हैं। अब इसका कितना वेटेज होगा, क्या वो सारे फैक्टर्स होंगे, वो इस वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा। पहले उन टॉपिक्स के बारे में बता देता हूँ। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर करना आपके रिलेटेड टू योर इंटरव्यूज़, वो होगा सर आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। इस पॉइंट को नोट कर लो। 1969 से कितने बैंक हुए थे, 14 हुए थे, फिर 1980 में हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, ईच एंड एवरीथिंग स्टफ रिलेटेड टू योर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स आपको प्रिपेयर्ड होना ही चाहिए। इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इससे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, देखने को मिल ही जाते हैं। सेकंड जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा सर, वो होगा आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। फाइनेंशियल इंक्लूजन कब हुआ था, कैसे हुआ था, आज के डेट में इसका क्या असर दिख रहा है, क्या आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, ये कितने हद तक सक्सेसफुल हुआ या कहाँ तक पहुँचा, ये भी आपके लिए देखने की चीज़ होगी। तीसरी चीज़ जो आपको बहुत ही एकदम कायदे से प्रिपेयर करनी है सर, वो है आपका आरबीआई का फंक्शनिंग, आरबीआई के जो जितना भी वहाँ पे उसके वर्क्स हैं, वो सारी चीज़ें, चाहे वो आपका सर्कुलेशन ऑफ मनी हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो ईच एंड एवरीथिंग, वो जो गाइडलाइन देती है रिलेटेड टू जो भी टर्म्स आते हैं, आप लोग देखते हो, कॉमन है, प्रिपेयर किया ही अपने जीके के स्टफ्स में। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सो एंड सो, CRR SLR, जो भी वो चीज़ें हैं वो आपको देखनी होंगी। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र्स होते हैं, कैसे, एक तो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है, एक क्या होता है, एक जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड से करते हैं, चाहे वो नेफ्ट हो, RTGS हो, UPI हो या फिर आपका IMPS हो, इसको भी आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे भी काइंडली आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप आ जाइए सर, नाबार्ड का जो एपेक्स बैंक्स होंगे, स्पेशली नाबार्ड पे आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि नाबार्ड से आपको देखा जाएगा कि हर इंटरव्यूज़ में अगर कंजिक्यूटिवली अगर 100 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हुआ है तो उसमें 60-65 कैंडिडेट से नाबार्ड के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो नाबार्ड पे स्पेशल फोकस दीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिर आप ECGC हुआ, एग्जिम हुआ, सेबी हुआ, सेट भी हुआ, इनको भी ज़रूर प्रिपेयर करके रख लेना। ये नहीं कि उसके बारे में पूरा डिटेल आप प्रिपेयर कर रहे हो एज लाइक कि आप नाबार्ड का करोगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ जान लो, आखिर इसका काम क्या है, क्यों बना ये बैंक, लाइक वाइज, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसके साथ कुछ CEOs जो होंगे अच्छे अच्छे बैंक्स के, अगर देख लोगे तो बहुत काम की होगी। हेडक्वार्टर्स जो होंगे वो देख लेना, वो आपके बहुत काम की होंगी। हेडक्वार्टर्स कहाँ है किस बैंक के, CEOs कहाँ है किस बैंक के, वो ज़रूर देख लेना। कुछ कॉमन प्रॉब्लम होता है कैंडिडेट्स में, वो होता है सर क्या कि कितने बैंकों का याद रखें, कहाँ तक याद रखें और कितना एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल है में याद रखना, राइट। तो ऐसा करो, अगर आपको सब याद नहीं रह पाता है, आपके पास टाइम कम है इनफैक्ट, तो आप क्या करो, अपने जो आप टॉप 5 प्रेफरेंसेज हो, एटलीस्ट उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं और उनके CEOs कौन है, उन्हें ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि आपको कौन बैंक मिलेगा। SBI के इंटरव्यू में तो SBI से रिलेटेड चीज़ें मैंने नो ईयर एम्प्लॉयर में बताई थी। ये है आपका IBPS PO का इंटरव्यू, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको एकदम बहुत अच्छे से बाय हार्ट होनी चाहिए कि अगर आपसे वो रैंडमली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट होगा आपके प्रोफेशन से, आपके डायरेक्टली रिलेट होगा आपके एम्प्लॉयर से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये आपको एटलीस्ट प्रिपेयर्ड होनी ही चाहिए। कुछ अदर क्वेश्चन जैसे बहुत लोग पूछा करते हैं रिलेटेड टू अकाउंट्स, तो सर बेसिक अकाउंट के आपको नॉलेज होनी चाहिए। पूछ सकते हैं सेविंग अकाउंट का क्या नेचर होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, करंट अकाउंट क्या होता है। इन एडिशन टू दीज टू अकाउंट्स आप CC अकाउंट को भी प्रिपेयर कर लेना। अब बहुत तरह की चीज़ें होती है ना, IFSC कोड क्यों होता है, काहे होता है, किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, स्विफ्ट कोड क्या होता है, कुछ इन चीज़ों के फुल फॉर्म क्या होते हैं, ये आप प्रिपेयर कर लेना, ये आपके बहुत काम में आने वाला है। इसके अलावा आप देखोगे कि कुछ रैंडम क्वेश्चंस कहीं से भी वो पूछ सकते हैं, तो ऐसे कौन से रैंडम क्वेश्चन हो सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी आने की, तो वो आप रिलेट करोगे कैसे। आप देखते हो न्यूज़पेपर, आप पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर की जहाँ तक बात है, जिस दिन आपका इंटरव्यू उस दिन की न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ के आना, मतलब उसे तो गलती से भी मिस नहीं करना। मेरे कहने का मतलब वो पूछेंगे आज का न्यूज़पेपर पढ़ा क्या, बोल दोगे हाँ, बोलेंगे क्या इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट पेज में क्या था, मान लो इतना भी टाइम नहीं मिला कि पढ़ पाए, तो एटलीस्ट ऊपर के हेडलाइंस ज़रूर देख लेना, ठीक है। और स्पेशली फोकस कीजिएगा अगर आपके बैंकिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं जो कि ऐसे डे टू डे डेवलपमेंट में काम किया या फिर न्यूज़ में आई, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। उसका इंपॉर्टेंस या रिलेवेंस वो देखना चाहेंगे, आपको पता है कि नहीं, आप कितने अपडेटेड हो। अदरवाइज कोई एक महीने से पढ़ रहे हो उतना मैटर नहीं करता है। पढ़ रहे हो अच्छी बात है, रोज़ पढ़ना चाहिए, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप स्पेशली 2-3 दिन पहले से पढ़ा करो, और वो उस इंटरव्यू के दिन की तो ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। ये ध्यान रखना। कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, रिसेंट है, कॉमन है, रिलेटेड टू इकोनॉमिकल एंड बैंकिंग डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलती हैं, वो क्या होंगी। जैसे कि आप देखो, डिमोनेटाइजेशन ऐसी चीज़ है जो कि कितना भी दिन बीत जाए वो पुराना नहीं होगा, उस पर एसेज लिखने के लिए आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी एग्जाम होगा, डिमोनेटाइजेशन पे अपने कमेंट्स दीजिए, राइट, तो वो आ ही सकता है, तो उससे आप प्रिपेयर कर लो, क्योंकि बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में तो डायरेक्टली है। क्या हुआ था, SBN
पता ही होगा स्पेसिफाइड बैंक नोट्स एक बहुत ही कॉमन टर्म है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या था, कौन से नोट हुए थे, कब हुआ था, कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना गलत हुआ, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो हाल फिलहाल में चल रहा है मर्जर इशू पे वो आपके कमेंट्स जानना चाहेंगे, वो आप देख लेना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं देखोगे कि जहाँ पे वो आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देंगे, एचआर बेस्ड क्वेश्चन देंगे, या कुछ चीज़ें ऐसे देंगे आपको जो कि आप जहाँ पे लगता है हो सकता है आपको ओपिनियन देने की ज़रूरत हो, राइट। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, एक बहुत ट्रिकी पार्ट होता है सर। वो हो सकता है आपसे पूछ लें कोई एंटी गवर्नमेंट चीज़ पे ऐसा कुछ पूछ लें, या फिर ऐसे पूछ लें जिसपे थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी है, या राम मंदिर के बारे में ही बता दो आपका क्या ओपिनियन है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस हद तक सही है किस हद तक गलत है। तो माइंडेड फ्रेंड्स कभी भी वहाँ पे ऐसा कोई ओपिनियन नहीं दें, काइंडली कोशिश कीजिएगा न्यूट्रल ऑप्शन दीजिएगा, मतलब एक अपना ओपिनियन दीजिएगा। एंटी गवर्नमेंट मत होइएगा, एंटी गवर्नमेंट होइएगा तो हो सकता है वो थोड़ा आपको उस चीज़ में फंसा दें, या फिर ऐसा कहें, आप कह सकते हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हर किसी का एक अपना ओपिनियन होता है, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग बिलोंग करते हैं, आप बिल्कुल बोल सकते हो, बट ट्राई टू अवॉइड इट, या ऐसा कुछ जवाब दीजिए जो थोड़ा सा न्यूट्रल हो। डिमोनेटाइजेशन पे आप कहने के लिए अगर आपको कहेंगे वैसा ही मत कहो कि इट वॉज अ ग्रैंड सक्सेस, ये भी गलत होगा। ऐसा ही मत कहना इट वॉज अ कंप्लीट फेलियर, ये भी गलत होगा। Though the intentions were completely in the favor of common people, common public, to curb out the black money, to stop money laundering and such illegal things, but the implementation was not that effective. Maybe for that reason, for such and such reason, it was not a great grand success, but yet it can't be said that it wasn't a success. वो सक्सेसफुल हुआ है, उसके लेट इफेक्ट्स भी बाद में पता चलेंगे। लाइक बस बीच का एक रास्ता अपनाना, मैं एक हिंट के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो ये वो चीज़ें होंगी सर जो कि आपको बहुत हद तक प्रिपेयर करने की ज़रूरत होंगी, इसे आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सीएस से एक वहाँ पे पैनल में अकादमी रहते हैं, वो जनरल बेसिक नॉलेज ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर से पूछ सकते हैं। कुछ जीके के क्वेश्चन क्या मतलब क्या पूछेंगे, देख लो, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर ऐसा है जो आपको नहीं पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, वहाँ पे आप गलत जवाब दो या फिर आप सही जवाब दो, बट जो भी जवाब दो कॉन्फिडेंटली जवाब दो। इनकेस आपको नहीं पता है ना तो गलत ट्रायल लेने से बेहतर होगा आपके लिए सिंपली कहना सॉरी सर आई डोंट रिमेंबर दिस क्वेश्चन राइट नाउ, कोई फर्क नहीं होगा। कॉन्फिडेंट रखना है, पोलाइट हम्बल वॉइस में बोलना, प्यारी से एक स्माइल देना, इट वोंट मैटर एट ऑल। इन इंटरव्यूज आपके जीके पे, आपके इन सारे स्टफ्स पे जो वेटेज होता है ओवरऑल वो हार्डली 10 to 15% का होता है, एट मैक्स 20% होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ओवरऑल जो मैटर करता है आपके इंटरव्यूज में, हाई स्कोरिंग में, हाई मार्क्स फिचिंग में, वो होता है आपका कंप्लीट, आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्पीचेस, आपका बिहेव, आपका एटीट्यूड, आपका अटायर एंड योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो इन चीज़ों पे सर आप ज़्यादा मेहनत करो, मैम आप ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि ये आपको वेरी हाई मार्क्स दिला सकते हैं इन कंपेरिजन विद कि पागलों की तरह बस चीके पढ़ रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स या सब्जेक्ट नॉलेज की चीज़ें के लिए आप परेशान हो रहे हो। देखो वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, बट वो ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसके बारे में आपको कोई रॉकेट साइंस लगाना पड़े। वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, किसी भी उस स्ट्रीम के बच्चे को एक कॉमन बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको पता है बता दो। इनकेस आपको नहीं पता है, आप कंफ्यूज हो रहे हो या आपको हेजिटेशन है उस क्वेश्चन का आंसर बताने में, आप कंप्लीट नई नॉलेज रख रहे हो, you can clearly say them sorry sir at present I don't remember the answer of this question, you may ask me another question। इसके लिए मार्क्स आप सॉरी इसके लिए आपके मार्क्स कतई नहीं कटने वाले हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करके इसे मजबूत बना लोगे सर, तो किसी भी इंटरव्यूज़ में, चाहे वो बैंकिंग के हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हो, आपके मार्क्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे और आप सेटिस्फाइड होकर निकलोगे। जिस वक्त अपना डर उनको दिखा देते हो ना, मतलब थोड़ा सा भी उन्हें फील हो गया क्या काम है उनका, दिन भर बैठ के वही काम करते हैं, कितने कैंडिडेट्स आते हैं चले जाते हैं, तो उनके लिए साइकोलॉजी किसी की पकड़नी तो छुटकी की काम है, वो तो देखेंगे और समझ जाएंगे कितना कॉन्फिडेंट है ये। आपके मे आई कम इन में जो कॉन्फिडेंस होता है ना, मे आई कम इन सर, या मैं कम इन सर, और फिर जो वो बैठा के 15 मिनट तक आपके इंटरव्यू लेते हैं, 20 मिनट तक इंटरव्यू लेते हैं, फिर कोई क्वेश्चन में आप कंफर्टेबली जवाब देने लगते हो हाई टोन में, या फिर कहीं पे बहुत स्लो हो जाते हो, तो दैट इज दैट पर्टिकुलर टाइम वो पकड़ लेते हैं कि ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट फ्रॉम द टाइम जो वो अंदर आया, एंड ही इज नॉट स्टिल कॉन्फिडेंट, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट बोल रहा है, अगले में हम डरा देंगे क्या भाई क्या जानते हो, हाउ मच श्योर यू आर अबाउट दिस, डू यू नो इट करेक्टली, आर यू श्योर अबाउट इट, मे बी आप वहाँ घबरा जाओ और आप नर्वस हो जाओ और उस नर्वस के लिए आपके मार्क्स कट जाएँ। ऐसा कई इंटरव्यूज़ में देखा गया है कि आपके इंटरव्यूज़ 5 मिनट की भी चले और आप 90s में मार्क्स लेके आए हो, और ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं जहाँ इंटरव्यूज़ बहुत लंबे चले हैं, हार्डली 45 मार्क्स 40 मार्क्स भी कैंडिडेट्स को दिए गए हैं। तो ओवरऑल क्या मैटर करता है, मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस, राइट, आपका ये कि मैं कर सकता हूँ अपने पे ट्रस्ट, सेल्फ ट्रस्ट, ऑल दीज थिंग्स विल एट लास्ट फेच यू दोज टाइप्स ऑफ मार्क्स जो कि आप लोग इमेजिन अभी नहीं कर रहे हो, वो मिलते हैं, मिला करते हैं। आरआरबी पीओ में देखो कैंडिडेट्स को क्या मार्क्स मिले हैं, 90s में कितने कैंडिडेट्स को मार्क्स मिला है, 92 तक मिला है। बेसिक चीज़ जो सबों ने फॉलो की है, आप जाके उस वीडियो में भी देख सकते हो जहाँ पे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि आई वॉज कॉन्फिडेंट थ्रू आउट माई इंटरव्यूज़।
जो पढ़े थे, जिन्होंने ये बात मानी, मैंने बताई, एटलीस्ट उन्होंने ये एक सेटिस्फैक्शन तो मुझे बताया जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी जान के कि वो आप इस चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। होप करता हूँ आप यही चीज़ों को आप फॉलो करोगे अपने इस IBPS PO वाले इंटरव्यू के हर्डल में भी। और देखिए सिलेक्शन, फेयर चांसेस ऑफ सिलेक्शन, बहुत लोग के अंदर एक कन्फ्यूजन, एक कॉमन मिथ क्वेश्चन टाइप होता है कि अगर हम सिर्फ कट ऑफ पे हैं तो हमारे सिलेक्शन का चांस बहुत नेग्लिजिबल है, नहीं हो सकता है। तो सर ऐसी नेगेटिविटी ही क्यों अपने अंदर लाना कि नहीं हो सकता है? आपने अपना बेस्ट दिया, कोई ये प्रिपेयर इसलिए नहीं करता है ना कि मुझे कम मार्क्स आएंगे मैं इतना ही प्रिपेयर करता हूँ, वो हमेशा प्रिपेयर करता है हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए। तो आपने भी वैसे ही प्रिपेयर किया। अब मान लो आपको मार्क्स कम आए या मे भी आपकी पढ़ाई उतनी नहीं थी, बट आपके पास फेयर चांसेस ऑफ सिलेक्शन है, आपके पास फेयर मतलब उतने इंस्टेंसेज हैं जहां पे आपको इतने अच्छे मार्क्स मिल जाए कि आप अपने इंटरव्यूज में रॉकिंग फिगर्स के साथ फाइनल सिलेक्शन में, मेरिट लिस्ट में अपने नाम को ला पाओ। ऐसे नहीं है कि लोग को 90s में नंबर नहीं आते, लोग कहते हैं 85 to 90 विल बी एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ इंटरव्यू, मतलब शायद ही किसी को मिलता है, बहुत कमों को मिलता है, क्या गारंटी हमें मिलेगी? तो यार आप ये बताओ, ये गारंटी किसके पास है कि अगर आप मेंस में आप 21 नंबर भी इवन ऊपर लेके आए हो और आप 60 भी लेके आ जाओगे? ऐसा होता है क्या? अगर 82 कट ऑफ गया है, अगर 85 कट ऑफ गया है, अगर 90 कट ऑफ गया है, आपने 110 लेके आए, क्या ये गारंटी है कि आपका होगा? या बोलोगे ज्यादा चांसेस है होने के? तो सर चांसेस तो फिर एक प्रोबेबिलिटी है ना, राइट? चांसेस वर्ड में ही तो फिर एक प्रोबेबिलिटी इफ एंड बट है, तो इफ एंड बट वहां भी है तो इफ एंड बट यहां भी है। बट ये चीजें अगर आप पहले से सोच लो, इन सब चीजों पर अगर आप फोकस करने लगो, निर्भर होने लगो, तो ये गारंटी तो बन जाती है कि आप अपना 100% वहां कभी नहीं दे पाओगे। तो इट्स बेटर कि आप उन चीज़ों को अपने माइंड में भी लाओ ही मत। एक एग्जाम से ना आपका मतलब लाइफ बनने वाला है इस तरह से कि आप सोचोगे कि मतलब मैं अपने मतलब पिक पे चला जाऊंगा, ना लाइफ खत्म होने वाली है कि मैं एकदम डाउन ट्रोडन हो जाऊंगा या फिर मैं एकदम कुएं में समा जाऊंगा, पाताल में चला जाऊंगा। राइट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। आप लाइफ में कुछ अगर अभी अचीव करते हो, इतने यंग हो, एनर्जेटिक हो, अपने अपने मतलब करियर में एकदम स्टार्ट ही की हो, 21-22 ईयर्स एज में आप लोग कितने सारे इंटरव्यूज दे रहे हो। बहुत लोग तो अपने रिटायरमेंट एज में, सो कॉल्ड रिटायरमेंट एज में कह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, 28 ईयर्स तक पहुंचे, 29 ईयर्स तक पहुंच के इंटरव्यू का वेट करते हैं, या फिर नहीं हो पाता तो रेगुलर इंटरव्यूज दे पाते हैं। तो उनके लिए फिर कितना परेशानी वाला होता होगा। तो अपने लाइफ में अगर बहुत कुछ एम करके रखे हो तो ये एक छोटा सा एक हर्डल है, इसको बहुत पॉजिटिवली लो और अपने अंदर इतने कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे जाओ कि चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन पूछे, किसी भी आपको सर्कमस्टेंसेस में डाल दें, चाहे वो इवन हो या ऑड हो आपके लिए एट टाइम्स, you will answer each and every question with a very confident manner. There will always be a smile on your face and you won't show your nervousness in front of them if you are. और रही बात उन आंसर्स की, सर वो आंसर्स हार्डली मैटर करेंगे जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस उनके सामने दिखेगा। उन्हें जवाब तो दो, कभी बोल तो पाते नहीं हो, जब डर लगता है तो नर्वस होके सॉरी सर नहीं पता, यस सर, वो सर, हाथ मुंह पैर सब हिलने लग जाता है। वो स्माइल, वो कॉन्फिडेंस उनके सामने तो आया ही ला ही नहीं पाए, तो मार्क्स कैसे एक्सपेक्ट करते हो सर? नहीं आएंगे वैसे में मार्क्स। मार्क्स तभी आएंगे जब अपना 100% दोगे कॉन्फिडेंस के साथ। वो 100% कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? जब इस मन से इस फितूर, इस डर को निकाल दोगे कि मेरा नहीं भी हो सकता है, या क्या पूछेंगे, कैसे जवाब देंगे, क्या करेंगे। कॉमन सा एक छोटा सा वीडियो को एंड करने से पहले एक एग्जांपल देता हूँ। कभी सोचा है इस तरह से कि अगर कोई इंटरव्यू आपकी होने वाली हो और आपको पता हो कि वो इंटरव्यूज में आपसे क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, सपोज आपको मैं बता दूं कि आपका इंटरव्यू होने वाला है और आपसे मैं ये 5 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आके मुझे इंटरव्यू में इन 5 के जवाब देने हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट रहोगे? बहुत रहोगे, नेचुरल सी बात। आपको आपको पता है तो क्या उस क्वेश्चन के आंसर्स ने आपको कॉन्फिडेंस दिया, या फिर आपको ये पता था, ये सेटिस्फैक्शन थी कि मुझसे यही पूछा जाने वाला है, इसने आपको कॉन्फिडेंस दिया? आंसर तो चलो बाद में प्रिपेयर करोगे, राइट? ये कॉन्फिडेंस आपको मिला कि आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आ गया कि मुझे आंसर्स पता है, मुझे जो पूछे जाएंगे या मुझसे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मुझे पहले से पता है। बट वहां फिर डर क्यों आया? वहां डर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि आपको पता नहीं आपसे क्या पूछा जाएगा। 90% ऑफ द कैंडिडेट्स इसी डर में रहते हैं, क्या पूछा भाई, क्या पूछा, बता दो क्या पूछा, क्या पता किया। तो ये वाला फीलिंग क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पता नहीं उनसे क्या पूछा जाने वाला है। वो बहुत ज्यादा एक्सेजरेटेड अंदर से नर्वसनेस, अपने एड्रेनलिन लेवल को कंट्रोल नहीं करते हुए अपने नर्वसनेस को बाहर ला रहे हैं। इतना डरे हुए हैं कि उनको पता नहीं है क्या पूछ लेंगे, या फिर उनको ये नहीं शायद समझ में आ रहा है कि उन्हें खा तो नहीं जाएंगे ना, उनको बाहर निकाल देंगे ना, ऐसा बोलेंगे गेट आउट फ्रॉम द रूम, यू डोंट डिजर्व टू सिट इन फ्रंट ऑफ अस। तो ऐसा कुछ भी जब नहीं होने वाला है, कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे, पता होगा तो बिल्कुल बताएंगे सर, ग्लैडली वी विल टेल देम। अगर नहीं पता होगा, विल पुट ए स्माइल, सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोल के तो देखो सर, मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे। इन सब चीज़ों पे मार्क्स मिलते हैं, ना ही कि आप इतने क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करो, याद आए तो बताओ, नहीं याद आए तो गलत कर दो। ज़्यादा बताओगे, फंसने लगोगे अगर, तो वो नर्वसनेस निकालना तो उन्हें बहुत आसान से आता है। मतलब ऐसे घुमाएंगे अपनी जादू की छड़ी और आपके नर्वसनेस को निकाल के सामने रख देंगे, पटक देंगे, बोलेंगे व्हाट इज दिस नो, क्या श्योर है आप, कैसे आप बैंक में काम करोगे, कैसे आपकी नौकरी लगेगी, वाई शुड वी सिलेक्ट यू, हाउ यू आर बेटर देन देम, राइट?
तो इन सब चीज़ों को अपने मन से हटाइए, अपने कॉन्फिडेंस को बाहर लाइए। यही था फ्रेंड्स इस लास्ट वीडियो में। देखिए इसके बाद अब कोई वीडियो इस पे इन पर्टिकुलर मैं नहीं देने वाला हूँ। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है, सो कॉल्ड इश्यूज आपके साथ होते हैं कुछ ऐसे जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, या फिर आपको लग रहा है यहाँ पे कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, राइट, तो मुझसे कभी भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मुझे मेल भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी को पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है स्टिल जो ऑनगोइंग है, तो आप उस पर्सनल काउंसलिंग में इन्वॉल्व कर सकते हो। अब लास्ट टाइम में तो देख लो, अगर आपके लिए वो फ्रूटफुल है तो आप ज़रूर उसमें काउंसलिंग में आओ। मैं तब आपको सुन पाऊंगा और आपको ज़्यादा अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊंगा। कुछ मॉक्स इंटरव्यूज लूंगा जिससे समझ में आएगी कि क्या आपके एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं। और अगर आपको लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हो तो एक काम जरूर करो, अपने से अपनी काउंसलिंग दो। कैसे आप कर सकते हो वो भी बता देता हूँ। एक मिरर के सामने चले जाओ, उस मिरर के सामने बहुत प्यारी सी क्यूट सी स्माइल के साथ अपने इंटरव्यूज इंट्रो के साथ शुरू करो, और लास्ट तक जितनी चीज़ें मैंने चैप्टर वाइज आपको पार्ट वाइज बताई हैं उसे आप प्रिपेयर कर लो। आप जिस समय इस तरह से इंटरव्यू देना शुरू करोगे, खुद से अपनी काउंसलिंग करना शुरू करोगे, मान लो कोई सुनने वाला नहीं है, एटलीस्ट यू आर तो है ना, मतलब आप तो हो ना, यू आर द वन टू लिसन योर सेल्फ, राइट। तो जब आप अपने से अपने आप को सुनते हो, खुद से अपने एनालिसिस करते हो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा जब आप बात कर रहे होगे आप कितने कॉन्फिडेंट होते हो, कितने नर्वस होते हो, बात करने में स्टैमर करते हो, बात करने में डर जाते हो, घबरा जाते हो, क्या कॉन्फिडेंटली जवाब देते हो, इंट्रो ही दे रहे हो, माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, मतलब बताते हो। आपको पता रहता है कि अगर आप कहीं पर अटक गए तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है, बोलते वक्त में अगर आप घबरा गए और आपका एक्सप्रेशन ऐसे होने लगा, तो आपको पता होगा अगर आपके इंटरव्यू हॉल में आप कोई क्वेश्चन में फंस जाओगे तो आपका एक्सप्रेशन कैसा हो रहा होगा। उस समय ब्लाइंड नहीं हो गया आप। अदरवाइज अगर आपने इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो क्या होगा कि वहाँ इंटरव्यूज में अगर आप फंस जाओगे, आपको खुद ही नहीं पता कि आपके चेहरे से कैसा एक्सप्रेशन उनके सामने आ रहा है, क्योंकि वहाँ तो मिरर नहीं, वहाँ तो उन लोगों को देख रहे हो, उतने सारे लोगों को देख रहे हो सकता है आप घबरा जाओ, आपको पता ही नहीं है कि आपका एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है, और आप कुछ ऐसा नर्वसनेस और उन्हें दिखा दो जिसके लिए वो पकड़ लें, ओ देयर इज सम पॉइंट, मतलब यहाँ पे कोई इशू है, कोई दिक्कत है। और अगर आपको पहले से पता है, आपने अपनी इंटरव्यू अपने से मिरर के सामने दी हुई है, अपने वॉइस को सुना हुआ है, समझा हुआ है, तो क्या होगा, आपको तुरंत ही हिट करेगा, ओके मैं उस समय भी फंसा था घर पे, मेरे साथ क्या हुआ था, ऐसे ऐसे हो रहा था। तो आप क्या करोगे, तुरंत अपने आप को करेक्ट करोगे, ऑटो करेक्ट मोड पे अपने आप को लाओगे। ऑटो पायलट पे से फ्लाइट खुद से चलने लगती है, तो ऑटो करेक्ट मोड में खुद से खुद को करेक्ट करोगे, और क्या करोगे, स्माइल ले आओगे। तो लाइकवाइज आप कुछ उन बेसिक चीज़ों को, उन अहम चीज़ों को अपने अंदर से करेक्ट करके अपने अंदर के एक कंप्लीट इंडिविजुअल को उनके सामने ला सकते हो, जिसके लिए वो हायर कर रहे हैं, जिसके लिए वो लुक कर रहे हैं, और वो आप पर्सन हो। पुट योर सेल्फ इन दैट मैनर कि उन्हें लगे यस ही इज द वन, द ओनली वन हु इज द बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट वन। तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। सिलेक्शन पक्का का मतलब प्रोबेबिलिटी मार्क्स अच्छे लाने की, जो कि अल्टीमेटली आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में ला सकती है, दैट कम्स इनटू द प्ले। एनी कैंडिडेट हु हैज क्लियर्ड द कट ऑफ, मतलब हैज इक्वल चांसेस टू गेट सेलेक्टेड इन द इंटरव्यू। सो फ्रेंड्स लेट इट बी, मतलब आप इसको यहीं पे रखते हैं अपने इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।